लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड के बारे में, तो इसमें ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कल भी हम लगता का चर्चा इस पे किए थे कि ये जो लबक जो है, ये प्लास्टिड जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कहेगा सर काहे, यदि ये जंतु कोशिका में पाया जाता तो हम लोग को इतना कमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। एक जगह कई खरारते फोटोसिंथेसिस होता, पेट भर जाता। अरे इतना मेहनत हम लोग क्यों करते हैं? सिर्फ इसके लिए। यदि ये नहीं होता तो कपड़ा लता तो एक बार खरीद लेते, पहनते रहते जिंदगी भर। बात बुझ रहा चला? तो हम लोगों में प्लास्टिड नहीं पाई जाती है, यानी हम लोग कहने का मतलब किसी भी जंतु में, किसी भी जीव में, किसी भी एनिमल सेल में ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, सिर्फ यानी ओनली पादप कोशिका में जो है वो लबक पाया जाता है। और ये जो लबक यानी हरित लबक जो ये इस कलर का दिख रहा है आपको, इसी लबक के वजह से देखिए प्रत्येक पत्ता जो है एकदम हरा भरा तुमको दिख रहा होगा, एकदम लग रहा है मुस्कुरा रहा है। ये जो मुस्कुरा रहा है क्योंकि इस पत्ती का जो आंतरिक परत है उसमें एक लबक पाया जाता है जिसको आप हरित लबक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लबक। यानी आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा, तो वो जो क्लोरोप्लास्ट पत्ती के नीचे पाया जाता है उसी में यह क्षमता होता है कि वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। और एक ट्यूब लगी रहती है पेड़ पौधे में जिसको आप कहते हैं जाइलम, वो क्या करता है मिट्टी से खनिज लवण और जल को एब्जॉर्ब कर लेता है और वह पत्ती तक पहुंचा देता है वह जाइलम। अब वहां पर क्या होगा, वो पत्ती भोजन बनाना शुरू करता है और ये पत्ती जब भोजन बनाती है तो वहां पर एक दूसरी नली लगी रहती है जिसको आप फ्लोएम कहते हैं। अब फ्लोएम के माध्यम से धीरे 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 पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पौधे में जल का वहन किसके माध्यम से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। और भोजन का वहन किसके माध्यम से हुआ, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। अर्थात ये प्लास्टिड जो है, ये हरित लबक, ये लबक जो है, ये लबक पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है। लेकिन एक ही पौधों में आपने अलग अलग कलर के चीज देखे होंगे। पत्ती का कलर तो हरा देखे होंगे, लेकिन फूल लाल और गुलाबी भी देखे होंगे, नहीं देखे? पीला भी देखे होंगे, उजला भी देखे होंगे, काला भी देखे होंगे। काला फूल आज तक नहीं देखे हैं? चौटा कहीं का अलग अलग रंग के देख ले हैं रे, बुझ जाना है, देख ले, बात खत्म कर। काला नहीं देख ले। एक ही पौधा है ना बाबू जिसकी पत्ती आपने हरा देखा और फूल अलग अलग कलर का देखा, तना में कोई कलर नहीं है वो पत्ती, वो है पेड़ का पाग, लेकिन तना का कोई कलर होता है क्या? जड़ का कोई कलर होता है क्या? तो एक ही पौधे में आपने तीन अलग अलग चीज डिफरेंस कलर देखा है, इसलिए जानते क्या किया गया, ये जो लबक है इसको तीन भागों में बांट दिया गया। एकदम देखिए कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लिया। और पौधा आप देखे भी होंगे, ऐसा नहीं कि नया चीज आप पढ़ रहे हैं। पेड़ पौधे में अलग अलग तरह के फूल आपने देखा होगा, अलग अलग तरह की पंखुड़ी आपने देखा होगा, हरा कलर का पत्ता देखा होगा, तना और जड़ की अपनी कोई कलर नहीं होती है। इस आधार पे क्या किया गया, ये जो आपका लबक है इसको कितने भागों में बांटा गया? लबक को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया। कहेगा सर कौन कौन, तो गौर कीजिएगा, एक का नाम है हरित लबक। एक को क्या कहा जाता है बाबू? हरित लबक। दूसरे को कहा जाता है अवर्णी लबक। दूसरे को क्या कहा जाता है? अवर्णी लबक। और तीसरे को कहा जाता है वर्णी लबक। तीसरे को क्या कहा जाता है? वर्णी लबक। तो क्लियर हो गया लबक कितने प्रकार के होते हैं? लबक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हरित लबक और वर्णी लबक और वर्णी लबक। अब आपको समझना है कि हरित लबक क्या है, वर्णी लबक क्या है और अवर्णी लबक क्या है। एक नंबर में आपने पढ़ा हरित लबक। इस शब्द से ही बिल्कुल स्पष्ट है, हरित मतलब हरा नहीं, इस शब्द से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि वैसा पौधे का भाग जहां हरा कलर आपको दिखाई पड़े, जहां कैसा कलर दिखाई पड़े?
हरा कलर, तो हरा कलर तो सिर्फ आपको पत्ती में दिखाई पड़ेगा, और कुछ ऐसे मतलब फूल का पौधा या कुछ ऐसे पेड़ है जिसकी कुछ तना भी आपको हरा दिखाई पड़ेगा। तो पौधे का जो भी भाग, चाहे वह उसकी पत्ती हो तो 99% केस में पत्ती होता है, और 1% केस में कुछ कुछ तना भी हरा होता है, तो 1% को गोली मारिए। बाद बाकी मैक्सिमम जहां तुमको पौधा का वो भाग जहां तुमको हरा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। और हिंदी में क्या कहा जाता है? हरित लवक। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी हरित लवक के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। अब कहिए सर क्लोरोप्लास्ट हरा क्यों होता है? तो क्लोरोप्लास्ट मैग्नीशियम का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीशियम का, अर्थात उस मैग्नीशियम के कारण ही क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के कारण आपकी पत्तियां हरी होती है। अर्थात हरित लवक किसमें पाया जाएगा? पत्ती में। किसमें पाया जाएगा बाबू? पत्ती में। इसके अलावे कुछ तना, पत्ती के अलावे क्या होगा? कुछ तना। जैसे आपने देखा होगा वो कैक्टस वगैरह का देखे हैं पौधा हो, देखिएगा ना उसका पूरा जो है तना वो भी तुमको हरे दिखाई पड़ेगा। कुछ फूल देखा होगा जिस फूल का जो जैसे कि जो जड़ से लगा हुआ वहां थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, लेकिन उसके बाद देखिएगा पूरा का पूरा क्या है? वो हरा कलर है। तो कुछ ऐसा तना है जिसमें प्लास्टिड पाया जाता है। बाद बाकी सब पत्ती जो है उस पत्ती में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण से वो क्या होता है? हरा होता है। दूसरा इसमें नाम बताए थे अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, गौर करेंगे, वर्णी का मतलब होता है रंग। एकदम ध्यान से सुनना बाबू, वर्णी का मतलब क्या होता है? रंग। लेकिन इससे पहले लग गया ओ। आपने हिंदी में एक नियम पढ़ा होगा, यदि किसी सार्थक शब्द से पहले ओ आ जाए तो वह नकारात्मक शब्द होता है। पढ़े है ना? हिंदी के आप लोग तो विद्वान है, बिहार के छात्र खास करके हिंदी थोड़ा बहुत बुझाता है, अदर स्टेट वाला अंग्रेजी तन ठीक रहता है, हिंदी कम बुझाता है। गौर करना, एकदम ही वर्णी सही लिखा हुआ है, एकदम रंग लिखल है, लेकिन एक पहले तनी को लगा दिया ओ। इस ओ का मतलब होता है निगेटिव शब्द, इसका मतलब होता है नहीं, नॉट। यानी वैसा लवक जिसमें रंग नहीं पाया जाता हो। जैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे सदिश अदिश। सदिश है तो ठीक है, डायरेक्शन भी होगा, ओ लगा दल के डायरेक्शन नहीं होगा। सत्य और असत्य, सत्य है तो ठीक है, सही है बोल रहा है, ओ खाली लगा दल के जबकि सत्यो लिखल है, ओ का मतलब नहीं, यानी वह सत्य नहीं है। तो कोई भी सार्थक शब्द के पहले यदि ओ आ जाए तो वह कैसा शब्द होगा? नकारात्मक शब्द होगा। इसका मतलब वैसा लवक जिसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? अवर्णी लवक कहा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पौधे का तना या पौधे का जड़, उसकी टहनियां जिसमें कोई कलर नहीं होती है, अर्थात उसमें कौन सा लवक पाया जाता है? कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णी लवक। और तीसरा नाम आपने देखा होगा वर्णी लवक। तीसरा कौन सा आपने देखा है? वर्णी का मतलब है रंग, ये तो स्पष्ट है। वैसा लवक जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं, वैसा लवक जिसमें विभिन्न प्रकार का कलर पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार का रंग पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्णी लवक पाया जाता है। और इस वर्णी लवक के कारण ही फूल का रंग अलग अलग होता है, पंखुड़ी का रंग अलग अलग होता है, कुछ फूल के पत्ती का रंग भी अलग अलग होता है। कभी कभी देखे होंगे कुछ फूल का पत्ती पीला होता है या लाल होता है, जैसे पालक वगैरह भी देखे होंगे, कहीं कहीं लाल आपको दिखेगा, आधा लाल है आधा हरा है। तो जहां जहां आपको कलर दिखाई पड़ रहा है समझिए वहां पर कौन सा लवक है? वर्णी लवक। यानी वर्णी लवक के कारण ही पौधे के कुछ भाग अलग अलग कलर में आपको दिखाई पड़ते हैं। नहीं कुछ लाल फूल दिखता है, कुछ गुलाबी दिखता है, कुछ काला भी दिखता है, कुछ हरा भी दिखता है, कुछ उजला भी दिखता है। विभिन्न विभिन्न कलर का फूल जो आप देखते हैं वो किस लवक के कारण? तो ये तीनों समझ में आ गया ना? तो लवक कितना प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कौन कौन? थैंक यू वेरी मच। अब हरित लवक के बारे में तो समझ में आ गया कि इसमें क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी के कारण से उसका कलर कैसा होता है? हरा होता है। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण। और वर्णी लवक क्या है? जो रंगहीन होता है, जिसमें कोई भी कलर
नहीं पाया जाता है, यानी जिसमें रंग नहीं पाया जाता हो उसे ही कहते हैं ऑबर्नी, यानी रंगहीन लवक जो होता है उसी को ऑबर्नी कलर कहा जाता है। और इन भागों की में जो कोशिका पाई जाती है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है, वो प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसका मतलब पेड़ पौधा का तना और जड़ जो है वो भोजन बनाने का काम नहीं करता है, फूल भोजन बनाने का काम नहीं करता है, भोजन बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ पत्ती करता है। यानी जिसमें लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, वही भोजन बना सकता है, और जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता वो भोजन नहीं बना सकता है। इसका मतलब जड़ जो है या भूमिगत तना है या स्टार्च के रूप में जो उसमें भोजन रहता है उस सब में कोई कलर नहीं रहता है, अर्थात वो सब किसका उदाहरण हो जाएगा? और बर्नी लवक का। एक लास्ट पर होंगे बर्नी लवक। एकदम देखिए क्या कलर एक राम थोड़ा दिख रहा है, एकदम डिफरेंट कलर जो किसी भी पौधे में आपको दिखता है, खास करके फूल में तो जरूर आपने देखा होगा, या जो फलदार पेड़ है उसमें जरूर देखा होगा। वो जो डिफरेंट फूल और फल तुमको दिखाई पड़ता है किस लवक के कारण? किस लवक के कारण? बर्नी लवक के कारण। यानी ये रंगीन लवक होता है जो खास करके आपको लाल पीला नारंगी रंग का होता है, और ये रंगीन भागों में पुष्प आ जाता है। यानी आपने फूल देखा होगा अलग अलग कलर का, आपने पंखुड़ी देखा होगा अलग अलग कलर का, फल भित्ती भी जैसे आम देखिएगा शुरू में उड़ाता है हरा, और धीरे धीरे जैसे पकते जाएगा वो पीला हो जाता है। नहीं तो यानी उसका कुछ भित्ती का मतलब होता है, फल भित्ती का मतलब फल का बाहरी आवरण। जैसे जामुन का कलर देखे होंगे आप, लीची का कलर भी देखे होंगे, नहीं ये कटहल का भी कलर देखे होंगे, तो सबका जो फल भित्ती है, या नींबू भी आप देखे होंगे, तो सबका फल भित्ती जो है आप अलग अलग कलर का देखते हैं, या फल का कलर जो आप अलग अलग देखते हैं वो सब किस लवक के कारण? क्रोमोप्लास्ट यानी बर्नी लवक के कारण। किस लवक के कारण? बर्नी लवक के कारण। अब एग्जाम में यदि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि तना रंगहीन क्यों होता है और बर्नी लवक के कारण, पत्ती हरा क्यों होता है, फल अलग अलग कलर का क्यों होता है, किसके कारण? चलिए अब एक उसके आगे का टॉपिक आपको पढ़ना है जो गोल्जी काय है, जिसको कल हम लोग पढ़े थे गोल्जी बॉडी। देखते हैं इस तरह का संरचना था ना, उसमें इस तरह का ढेर सारा संरचना बना हुआ था, यहां पर इसी टाइप का संरचना सेल में भी बना हुआ था। तो ये किसका संरचना हो गया? गोल्जी बॉडी का। और इसका नाम जो गोल्जी बॉडी रखा गया है क्योंकि इसके खोज करता है कैमिलो गोल्जी। ये जो गोल्जी बॉडी आपका है, इस गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी। किसने किया? कैमिलो गोल्जी। तो ये जो आपका गोल्जी बॉडी है जिसको आप गोल्जी काय कहते हैं, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, अतः उन्होंने अपने ही नाम से उसका नामकरण कर दिया, बोला इसका नाम रहेगा गोल्जी बॉडी। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। तो इसका नाम क्या रख दिया? गोल्जी बॉडी। क्योंकि सेल का एक बॉडी है, सेल के बॉडी का एक पार्ट सही है, और इसका खोज गोल्जी ने किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी। और खास करके आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं पर भी देखिएगा, जो वैज्ञानिक नियम देता था ना, अपन नाम ओकरा में जरूर सटा देता था, सोचता था सलाम मरी हो जाएंगे तो नाम तो जरूर रहेगा। एकदम कोई भी लॉ देखिए ना, चाहे न्यूटन हो या आइंस्टीन हो, एकदम नाम ओकरा में सटेले है अपन। आप लोग भी कुछ कीजिए तो नाम जरूर सटा दीजिएगा। इसलिए आजकल देखते हैं बेटा जब जन्म लेता है ना, अपन जो नाम है ओकर नाम ओकरा में हल्का सटा देता है। कुणाल गौतम नहीं, नयन सावर्ण नहीं लगा देता है, राहुल चट्टा नहीं, काहे लगा देता है कि मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखेगा ये उसी परिवार से बिलोंग कर रहा है। बात बुझ रहा है? तो उसी तरह से वैज्ञानिक सब भी तो मूर्ख नहीं है था, वो भी क्या किया? इसका नाम रख दिया। तो इस सब बॉडी का नाम ऑटोमेटिक, जैसे सेल की चर्चा होगी तो आपके दिमाग में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस सब नाम तुरंत तुरंत दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के अंदर की कणिका निम्नलिखित में से कौन है। अब एक में देगा गोल्जी बॉडी, एक में देगा राइबोसोम, एक में देगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक में देगा इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इन कोशिका के अंदर का इस सब पार्ट्स है। कभी कभी तन इससे टफ वाला दे देगा, एक में दे देगा मान इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक में देगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक में देगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक में देगा इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों आता है, जो आगे पढ़ेंगे। तो कोशिका के अंदर 10 जो पार्ट्स बताए थे, ये 10 पार्ट्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि कोशिका के अंदर में है। और ये कोशिका की कणिकाएं कहलाता है, ये कोशिका के अंदर का कण है। भले ही देखने में तत्व बन जाता है, तत्व थोड़ी है। जब कोशिका इतनी गति कहां से तत्व होगा?
एकदम ये सब म्यूट पार्टिकल्स है ओकरा अंदर का, लेकिन फिर भी एकरा बहुत ज्यादा इसका वर्क भी है, बहुत ज्यादा काम भी है। तो कहेगा सर गोल्जी बॉडी का काम क्या करता है? ये है ट्रैफिक ऑफ मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ये क्या करता है सेल के अंदर, जैसे नहीं देखते होंगे डाक बंगला चौराहा पर लड़की सब दिन खड़ी रहती है, नहीं रहती है, इधर वाला कहेगी, जब इधर वाला चल जाएगा तो उधर कहेगी। बात बुझ रहा है तुम? अच्छा नहीं बुझा रहे, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है, ये सब सोच रहा है कौन लड़की ऐसा करती है, चला हम आज तक नहीं गए हैं, बुढ़बा का ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है हमारे, इधर वाला की इशारा करके बुला लेगी। यानी मैनेजमेंट का वो काम करती है, वो ट्रैफिक पर क्या करती है? मैनेजमेंट का काम करती है, कोई आपस में टकरा नहीं जाए। बतियाते बतियाते टकरा गए जाएगा बोला, तो इसीलिए वो बचने के लिए क्या करती है, वहां खड़ी रहती है, इधर वाला पहले कहेगी इधर से आप जाइए, इधर वाला को रोक ले रहती है। जब इधर पूरा देखते खाली इधर जाम हो गया तो कहेगी अब आप जाइए, उधर वाला को रोक देगा, इधर वाला को रोक देगा। तो उसी तरह से सेल के अंदर ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये ट्रैफिक सिग्नल का काम करता है। ये क्या करता है? ट्रैफिक सिग्नल का काम करता है। अतः सेल का मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसका नामकरण क्या रख दिया गया? गोल्जी बॉडी। कहिएगा सर ये बना किसका होता है? तो खास तौर पर ये प्रोटीन और फैट दोनों से मिलकर बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन और फैट का। और इस सेल के अंदर संश्लेषण जो करता है ये दोनों चीज का करता है, प्रोटीन का भी करता है और वसा का भी करता है, लेकिन प्रोटीन से ज्यादा वसा का ही करता है। सर क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम का थोड़ा अभाव होता है। क्योंकि राइबोसोम का कल हम वर्क बता रहे थे आपको कि वो प्रोटीन का मैक्सिमम संश्लेषण करता है, इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोले थे? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोले थे, याद है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोले थे? राइबोसोम को। तो यहां पर चूंकि राइबोसोम का अभाव रहता है इसलिए वसा का संश्लेषण ये मैक्सिमम करता है। क्लियर हो गया? तो यह कुछ कुछ लिखा भी होगा। ट्रैफिक और नहीं लिखा है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, नहीं लिखा है तो स्टार मार के लिख लेंगे। गोल्जी बॉडी को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। हल्के किताब में होना चाहिए लिखा हुआ, उसमें भी नहीं। गोल्जी बॉडी को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। अरे बाप रे बाप, बताओ इतना खांसी तोरा होता चला, तुम पढ़ने नहीं आता? आता रे? एकदम नहीं आता। झूठ बोलता है। हाँ, एक जन्म चलाता है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया? गोल्जी बॉडी हो गया। और ये गोल्जी बॉडी किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में, यानी ये दोनों में कॉमन है। ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका देखो एक अलग से नाम है, इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बाबू? डिक्टियोसोम। याद रखना, गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम क्या हो गया? डिक्टियोसोम हो गया या गोल्जी बॉडी हो गया। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा गर्म पानी लेते, गर्म पानी। अब देखिए इसका मुख्य रूप से काम क्या है। तो चूंकि ये प्रोटीन और वसा का बना होता है तो खास तौर पर ये क्या करता है? कोशिका भित्ति, चूंकि वो काफी मोटा होना चाहिए तो गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या हो गया? कोशिका भित्ति का निर्माण करना। और ये क्या करती है? वसा और प्रोटीन को क्या करती है? इसमें वसा और प्रोटीन अधिक होता है, यानी प्रोटीन की तुलना में ज्यादा क्या होता है? वसा। यदि प्रोटीन ज्यादा होता तो लिखा रहता प्रोटीन और वसा, लेकिन लिखा हुआ क्या? वसा और प्रोटीन। इसका मतलब इसमें सर्वाधिक मात्रा में किसका अवशोषण होता है? किसका अवशोषण होता है? वसा का। क्यों वसा का अवशोषण ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें राइबोसोम का काफी अभाव रहता है। गोल्जी बॉडी पर राइबोसोम का क्या रहता है? अभाव रहता है, कम रहता है, इसीलिए इसमें ज्यादा संश्लेषण किसका होता है? तो फैट का होता है। अगला देखो चला ये आपका लाइसोसोम। ये देखने में बहुत भयंकर लग रहा है लेकिन इतना भयंकर ये है नहीं, एकदम पतला झिल्ली कर रहता है। बैलून देखा है? बैलून, बैलून का जितना पतला झिल्ली रहता है ना, जो थोड़ा सा प्रेशर देता तो फट जाता है, एकदम उतने पतला झिल्ली जो है इसका रहता है। एकदम पतला सा लाइसोसोम का झिल्ली रहता है और इसके अंदर कुछ एंजाइम भरे रहते हैं। कहेगा किस प्रकार का एंजाइम?
वह एंजाइम जो सेल का भक्षण कर सके, वह एंजाइम जो सेल को खा सके, सेल को नष्ट कर सके और सेल को सुरक्षित रख सके, ऐसे एंजाइम जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर। यानी यह एक गोलीय बैलून जैसी एक पतली झिल्ली से बना हुआ संरचना कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। यानी इस तरह का संरचना जहां भी तुमको दिख रहा होगा, इस सब लाइसोसोम है। इस तरह का संरचना जहां भी आप देखे होंगे, इसी को बड़ा करके वहां दिखाया है, इसी को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुवे ने। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। और लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुवे ने। किसने किया? डी डुवे ने। और उन्होंने बताया कि ये लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होता है, जब ये एंजाइम परिपक्व हो जाता है तो खुद ये फट जाता है। यानी इसकी झिल्ली जो आप देख रहे होंगे, ये झिल्ली स्वतः फट जाती है। और जब इसकी झिल्ली स्वतः फट जाती है तो जितना भी डेड सेल है या अवशिष्ट सेल है, उस सब अवशिष्ट सेल को अपने में क्या करती है? समा लेती है। उन सभी अवशिष्ट सेल को अपने में भक्षण कर लेती है। इसलिए इसका नाम रखा गया था आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। नाम सुने होंगे। ये लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए किया गया क्योंकि ये खुद मर जाता है, खुद ही फट जाता है और आपकी कोशिका को सुरक्षित रखने का काम करता है। इसलिए एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का खोज किसने किया? किसने किया? अब जैसे लाइसोसोम बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, अंग्रेजी दोनों में लाइसोसोमे होता है, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा इसको लाइसोजोम लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इन्हें बुझना कोनो अलग चीज रहता होगा। लाइसोसोम कहे कि लाइसोजोम कहे, सेट उट बनाइएगा तो कभी ऐसा कंफ्यूजन आपको मिलेगा। लाइसोजोम लिखल रहता है, ये होता है लाइसोसोम, लिखल रहेगा लाइसोजोम। तो बुझ जाना बतबा बिल भी सेम साइज का बात बुझ जाना, वही वाला चीज है। इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा गया वो चीज आप समझ गए? क्योंकि आपकी कोशिका को सुरक्षित रखता है, खुद ये आत्महत्या कर लेता है, खुद ये फट जाता है और आपकी कोशिका को बचाता है। इसलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसकी संरचना की थैली जैसा है, बैग टाइप का रहता है, एक बैलून टाइप का रहता है, ये फटकर अपने में भक्षण करता है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो थैली नुमा रचनाएं होती है। और जीवधारियों में, इन सभी जीवधारियों में मैक्सिमम पाया जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ जंतु कोशिका में यह पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं के बराबर पाया जाता है। कल भी हम इस पर चर्चा कर लिए थे। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? ये जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में ये नहीं के बराबर पाया जाता है। एकाध को पाया जाता है जो सिर्फ पौधे की वृद्धि को थोड़ा कंट्रोल कर पाता है। बाद बाकी देखते होंगे पौधे किस तरह विशालकाय हो जाता है, यानी वहां पर डेड सेल जितना भी है उस सब ओकर लेयर में जुड़ते जाता है, उसकी मोटाई एकदम ज्यादा हो जाता है। हम लोग की तरह वहां पर कंट्रोलिंग पावर सेल का नहीं है। चलिए अगला एक होगा आपका राइबोसोम। ये क्या हो गया बाबू? राइबोसोम। एकदम जितना भी संरचना आप स्पोर्स वाला आप देख रहे होंगे कोशिका के अंदर है, इस तरह का। यहां पर देखिए इस तरह का जो गोलका गोलका संरचना जितना भी है ना, यही सब राइबोसोम है। यही पूरे कोशिका के अंदर छिड़ियाल रहता है। आगे काल चल गए, देखो इस तरह का जितना भी संरचना आप देखते हैं कोशिका के अंदर, इस छोटे छोटे संरचना को ही क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। कहेगा सर करता क्या है? तो ये राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? ये कोशिका के अंदर जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा गया था। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। और ये करता क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। ये किसका संश्लेषण करता है बाबू? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका खोज किसने किया था? पैलाडे ने। इसका खोज किसने किया था? राइबोसोम का खोज किसने किया? पैलाडे ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुवे ने। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमिन और कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमिन और कॉलिकर ने। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। राइबोसोम का खोज किसने किया?
पैलाडे ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे ने। ये कुछ प्रमुख खोजकर्ता है जिनके बारे में आप याद रखिए। और इसको क्या कहा गया? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और ये जो आपका प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, इसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड बना होता है, क्योंकि मुख्य रूप से ये दो चीज से मिलकर बना है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। जैसे उसमें बताए थे आपको गोल्गी बॉडी में दो चीज, एक वसा और प्रोटीन। वहां पर दो चीज बताए ना बाबू, एक वसा और दूसरा प्रोटीन बताए, यानी वसा उसमें ज्यादा रहेगा, प्रोटीन उसमें कम रहेगा। और यहां पहले प्रोटीन बोल रहे हैं, इसका मतलब राइबोसोम जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा, और न्यूक्लिक एसिड की मात्रा क्या होगा? कम। यानी यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और कल इस पर भी हम चर्चा किए थे कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, बताए थे क्या? कौन कौन? कौन कौन? डीएनए आरएनए। बीच वाला कुछ कुछ कम बोलता है, तनी मनी पिछला उच्चा बैठा है तो बोल लेता है, अगला भी बोल लेता है, बीच वाला खाली छठा बर मार मारबो। क्या कि तुम सब बोलेगा तो ऐसा तो नहीं आवाज इतने को आएगा काम। हाँ हम बूझ रहे, दूसरे से सब दिन काम चलाओ, अपन कभी नहीं होगा। चलाओ दूसरे से काम, अब बाद में अपन नहीं होगा तो रोएगा कि की करें सर, आप समझिए रहे हैं कि हमारा बीत रहा होगा। चला हम सब समझ रहे हैं, अपनों पर कुछ रख न रहे, पड़ोसिया से काम चला रहे। कहीं का ई नहीं कि हम बोलबे तो याद हो, ई नहीं बुझ रहा है। अरे तू बोलेगा तोरा याद होगा, ई बोलते तेरा याद होते। अचानक गुरखाने बोल रहे हैं, को खा नहीं रहा है, खा रहा है पक्का। हम ओकर चेहरा देख के बता देंगे खा रहा है कि नहीं खा रहा। चेहरा दिखाओ, के खा रहा है? के बोल, जल्दी बोल। हम मुंह है सूखा लिखा था, हम खाते हैं, बताओ। आज नहीं खाया है? आज नहीं खेले होगा, तुम खाया है? बड़े देखा कम चला रहा है ना। तुम लोग खाती है रे चना गोल? ये सब हॉस्टल में इंतजार में रहती है, जो बनेगा तो खाएंगे ना तो ना खाएंगे। अब वो भी कैसन का बैगन जानबे करता, हाट पर कैसन का बैगन मिलता है। चलिए, तो क्लियर हो गया राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। सर्वाधिक मात्रा में क्या रहेगा? प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम का खोज किसने किया? पैलाडे ने किया। कोई कंफ्यूजन? चलिए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, अब एक है आपका तारक काय, जिसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता भाई? सेंट्रोसोम। देखो सेंट्रियोल अलग चीज है, इन्हें बुझना सेंट्रियोल ही बोल रहे हैं, वो अलग चीज है। और सेंट्रीसोम जो है ये अलग चीज है। सेंट्रीसोम बेलनाकार संरचना में, यानी कोशिका के अंदर ये जो ललका ललका दिख रहा है ऐसे रहता है, कैप में एकरा बीच में पूरा होल रहता है ऐसन का, एकदम पाइप के तरह। एक आध वो दिक्कत रहेगा, चूंकि मूड मती जे रहता है दिक्कत रहबे नहीं करेगा। एक आध गो रहेगा। हम चूंकि सबको संतुष्ट भगवान रामो नहीं कर सके, सीता कितना दुखी रहती थी उनसे। जब भगवान राम पुरुषोत्तम है, सब खुश नहीं कर सके तो हमारा औकात तरह खुश कर देवो। हम उनसे भी बड़ा। तो एक 5% की दिक्कत रहेगा, दर्द होगा, क्योंकि कभी आज तक बायोलॉजी पढ़ा नहीं है। बात समझ रहा है? क्योंकि जब वो 9वीं 10वीं में पढ़ता था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मास्टर बड मारता था, मैथ वाला तो अंधुन कर देता था। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायोलॉजी कभी देखा नहीं। इंटर में गया तो बायोलॉजी लेबे नहीं किया, ले लिया मैथ या ले लिया कॉमर्स, ले के आर्ट्स। 5% बायोलॉजी लिया। जब 5% बायोलॉजी लिया उसको तो सब लगता है बचवा वाला चीज है। जे 5% बायोलॉजी पढ़ ले है ओकरा सब तो कोनो दिक्कते नहीं है। अब 95% लेबे नहीं किया है, वो 95% में 90% को हम संतुष्ट कर पा रहे हैं। आई एम द बेस्ट। 5% का कष्ट होबे न करतो रे, साफ मूड मती तू है। तो जेकरा विशेष कष्ट है, मेरे क्लास से निकलने के बाद ऑफिस में जाएंगे अंडरलाइन करते हुए कि शरीर टर्मिनोलॉजी हम नहीं समझे, ओकरा समझा देबो, ओकरा अलग जुगाड़ है। बात बुझ रहा है? क्योंकि सबको संतुष्ट नहीं हम कर पाएंगे, कोई कर पाएगा? भगवान आप पर इतना खुश हैं, आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तनिक तबियत खराब होता है तो साला भगवान पागले है। बताओ अभी मेरा एग्जाम है, अभी मेरा तबियत खराब कर दिए। भगवानों को तू गरिया लेता है, केकरो बेटा मर जाता है भगवान को गाली देता है। मरा अपन कर्म से, वो भगवान को दे रहा गाली तो भगवान की अच्छा नहीं लगा। अरे भगवान को वही अच्छा लगा जो होना था, और जरूरी था इसलिए हुआ। बात बुझ रहा है? इसलिए मेरे प्यारे दुल्हन विद्यार्थियों, आपसे नमस्कार है। अच्छा दर्द की है तनी सुना होता, जानती हो,
सुनिए लेते तोहर दर्द बोल चला की है दर्द तोरा 1% में आता है तैयो लेकिन सुनना जरूरी है सुन लेते बोल बोल चला देख रहा दर्द है वो आगा न बैठेगा रे दर्द वाला पीछे बैठता है दर्द वाला यहां बैठेगा हल्को से बोलेगा हम बुझ जाएंगे कि तोरा दर्द है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है यह दर्द था और कोई दिक्कत नहीं ना चल दर्द दूर हो गया ना हाँ ऐसा कहीं भी दिमाग में कंफ्यूजन रहे ना अंडरलाइन करके चल जाना ऑफिस में सर देखिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है बता दे कोई दिक्कत चल मेरे प्यारे $2 देखिए गौर कीजिएगा हम सेंट्रोसोम की चर्चा कर रहे हैं किसकी चर्चा कर रहे हैं पाइप जैसा होता है ये जो चूंकि इसमें फिगर में नहीं स्पष्ट हो रहा है कि उसके अंदर में जगह है या नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे इसके अंदर होल है ये पूरा समझो एज ए पाइप है ये है जिसमें आर पार जो है हो सकता है ये फाइबर का एक पाइप है सीधा समझो एक नाम है एस्पायर ये क्या बोलते उसको एस्पाइडल फाइबर ये है एकदम गोलाकार संरचना है इसमें आसानी से लिक्विड या कोई कणिका जो सेल का है वो आर पार हो सकता है और इसकी भी संख्या फिक्स में है ये भी कोशिका के अंदर इतना पार्ट्स में है कि इसकी भी संख्या कोई फिक्स नहीं है अतः ये तारककाय जो है जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है इसका खोज किया था बोभैरी ने इसका खोज किसने किया था बोभैरी ने किसने किया था बोभैरी में और इसकी संरचना कैसा होता है बेलनाकार नहीं सिलेंडर के जैसा यानी इसका पाइप जैसा संरचना होता है इसकी संरचना बेलनाकार होता है मन में सवाल यह आता होगा कि सर ये करेगा क्या ई कोशिका के अंदर में आखिर करता क्या है तो ये जो कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले एक बेलनाकार संरचना है इतना पानी गर्म नहीं हो रहा था ठंडा है इतना कम गर्म किया कि कटकटी मरेगा गला देखो इसी में अनुभव देखा जाता है नहीं कि कम एज है ज्यादा एज है कितना परिपक्व है परिपक्व चला कम है देखो कहीं कम ठंडा किया अभी तू लोग बोलते एकदम सीधा गर्म करके ला देता रोज गर्म पानी तू लोग पी रहा घर में ये चला गर्म पानी नहीं पी रहा है के हाँ लेते लेते भी आया ना काशी से आया है तो थोड़ा सा अरे बाप रे तो गौर करना अब दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर ये बेलनाकार संरचना वाले जो सेंट्रोसोम होता है इसका मेन रूप से वर्क क्या होता है तो ये जो एस्पाइडल फाइबर का निर्माण करता है ये क्या बनाता है ये एस्पाइडल फाइबर्स बनाता है अब मन में आता होगा सर ये एस्पाइडल फाइबर्स करता क्या है तो ये जो एस्पाइडल फाइबर्स का निर्माण करता है ये आज जब भी रहेगा देखिए न्यूक्लियस के आसपास ही रहता है ये यत्र तत्र नहीं रहेगा क्यों क्योंकि इसका मेन काम होता है जब कोशिका के केंद्र का विभाजन होता है तो उस विभाजन के समय या उसको क्या करता है एक तंतु प्रदान करता है एक धागा प्रदान करता है जो कोशिका का विभाजन आसानी से कर सके आगे इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक में हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे यहां पोजीशन भी इसका देख लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस के जस्ट बगल में देखिए ये है न्यूक्लियस के जस्ट बगल में ललका जो पूरा जो निकला हुआ है देखो यहीं से निकला है ना यहीं से निकला है तो न्यूक्लियस के जस्ट बगल में जो ये संरचना है इसी को हम लोग सेंट्रिओल कहते हैं या इसी को हम लोग सेंट्रिसोम कहते हैं इसका काम क्या है एस्पाइडल फाइबर का निर्माण करना और ये एकदम निष्क्रिय टाइप का रहता है इसका जनरली कोई यूज नहीं है चाहे उत्पादक कोशिका में रहे या जंतु कोशिका में रहे यूज तब होता है जब सेल का डिवीजन होना है जब कोशिका के केंद्रक का विभाजन होना है जब यह केंद्रक विभाजित होने लगती है केंद्रक का बंटवारा होने लगता है तो उस समय यह क्या करती है एस्पाइडल फाइबर्स का निर्माण करती है या एस्पाइडल फाइबर्स बनाती है यानी एक तंतु बनाती है जो तंतु कोशिका का विभाजन में सहयोग प्रदान करता है तो कहेगा सर एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा सवाल एग्जाम में पूछेगा कि कोशिका विभाजन में सहायक कौन देती है तो आंसर क्या हो जाएगा सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान कौन करती है सेंट्रोसोम यानी इसके अभाव में कोशिका का विभाजन नहीं हो सकती है अर्थात जो एक सेल वाली कोशिका है जैसे कि माइकोप्लाज्म की बात बढ़ाए या फिर ईस्ट की बात हम करते हैं या फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं इसका मतलब उस समय ही नहीं पाया जाता होगा
जेकर कोशिका विभाजन नहीं होगा उसमें इसकी कोई उपयोगिता है नहीं है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो भी है, प्रोकैरियोटिक बुझ रहे प्राचीन कोशिका यूनिसेलुलर जिसमें रहता है, यानी उसमें सेंट्रीसोम का कोई यूज नहीं होता है, या उसी कोशिका के केंद्रक के पास पाया जाता है जिस कोशिका का विभाजन होना संभव है। और इसका खोज किसने किया था? बोवेरी। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज बोवेरी ने किया था। और यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। ये आपको एकदम याद हो गया होगा कि कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायता प्रदान कौन करती है? कौन करती है? इसकी संरचना कैसी होती है? बेलनाकार। इसकी संरचना कैसी होती है? बेलनाकार। या किसका निर्माण करता है? स्पाइरल फाइबर का, जो मुख्य रूप से क्या काम करती है? सेल डिवीजन में हेल्प करती है, कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करती है। और इसका पोजीशन सेल में कहां रहता है? न्यूक्लियस के बगल में। और यह यूकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ पाई जाती है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कभी भी नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि एकर वहां पर कोई यूजे नहीं है। अगला है गुणसूत्र, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोजोम। हम सभी लोगों के शरीर में क्रोमोजोम है, पता है ना आपको? गुणसूत्र है। और ये जो संरचना आप देख रहे होंगे, ये क्रोमोजोम का ही संरचना है, क्योंकि क्रोमोजोम में जो डीएनए मुख्य रूप से रहता है, वो डीएनए का इसी तरह की संरचना होती है। ये पूरा जो संरचना आप देख रहे हैं ना, डबल हेलिक्स में बताए थे ना कि हम लोगों में डीएनए डबल हेलिक्स में होता है। नहीं, जिस दिन बता रहे थे वो वाला, क्या बता रहे थे? वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं बताए थे कि हम लोगों में इस तरह का संरचना रहेगा डीएनए का। आप प्रोकैरियोटिक में क्या बताए थे? गोलाकार। प्रोकैरियोटिक में डीएनए कैसा होता है? गोलाकार। हम लोगों में डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स में। कैसा होता है? डबल हेलिक्स में हम लोगों में होता है, यानी द्वि संरचना में हम लोगों को में होता है। और ये जो डीएनए है, इट इज ए पार्ट्स ऑफ गुणसूत्र, क्रोमोजोम। और ये रहता का न्यूक्लियस में। ये क्रोमोजोम कहां पाया जाता है? ये क्रोमोजोम न्यूक्लियस में पाया जाता है। अतः न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम पाया जाता है, वो क्रोमोजोम भी दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उसमें न्यूक्लिक एसिड ज्यादा रहेगा, ध्यान देंगे। ये क्रोमोजोम किसका बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। लेकिन न्यूक्लिक एसिड की मात्रा उसमें क्या रहता है? ज्यादा रहता है। अब वो जो न्यूक्लिक एसिड है, उसमें दो तरह की चीज बताए थे। एक हम आपको बताए थे डीएनए, और दूसरा क्या बताए थे? आरएनए। कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। तो ये जो संरचना आप अभी देख पा रहे होंगे, ये संरचना किस चीज का है? ये क्रोमोजोम है, और उसमें ये संरचना सिर्फ डीएनए का है। ये किसका संरचना है? डीएनए का संरचना है। अब ये जो अलग अलग पार्ट्स है, इसको ऐसे आप कह सकते हैं, ये दोनों को हमको लगता है सटा देंगे तो इस के बन जाएगा। इसका मतलब ये समझाना हम चाह रहे थे कि जब इसका डिवीजन होता है ना, तो इसी तरह ये टूट जाता है। ये दो अलग अलग भागों में क्या होता है? क्रोमोजोम का विभाजन होता है। एक पार्ट इधर चला जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा। हम ये समझाना चाह रहे थे कि जब सेल डिवीजन होता है, तो उसमें एक मातृ कोशिका जो होती है, वह दो भागों में इसी तरह से बट जाती है। एक भाग से अलग और दूसरा भाग ये अलग हो जाता है। इसी में से लाखों की संख्या में जो है जीन पाया जाता है। अब इसी जीन में कुछ जीन माता पिता का जो है वो संतान, तो कुछ क्या मतलब मैक्सिमम पहुंच ही जाता है। तो इसी तरह का जो जीन है उसमें ट्रांसफर हो जाता है इसके डिवीजन के बाद, और यही माता पिता का लक्षण क्या करता है? संतान तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात ये क्रोमोजोम में खास करके यदि यूज की बात किया जाए, सबसे मैक्सिमम यूज किसका होता है? तो यही डीएनए का होता है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। एकदम गौर करना। तो अभी आपने देखा कि क्रोमोजोम जो है, जिसको आप गुणसूत्र बोले, शब्द से बिल्कुल स्पष्ट था, वैसा सूत्र जो गुण का या लक्षण का वाहन कर सके। वैसा सूत्र जो लक्षण का वाहन कर सके, उसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। उसे क्रोमोजोम कहा जाता है। और ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड और किसका बना होता है? प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड में आपने दो चीज देखा, एक को डीएनए और दूसरे को क्या कहा जाता है? आरएनए कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया? आरएनए का पूरा नाम क्या हो गया? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम क्या हो गया? अनुवांशिक गुण का वहन करना। और आरएनए का काम क्या हो गया? उस गुण को रिकॉर्ड करना। ये वहन करने का काम नहीं करता है, यानी आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है।
आरएनए जो है ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, और डीएनए कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ। आरएनए पर जीन नहीं पाया जाता है। जीन किस पर पाया जाता है? तो इस डीएनए पर ही पाया जाता है। अब ये क्रोमोजोम जो आपके बॉडी में रहती है, इसकी संख्या होती है 46। किसी भी जीव जंतु के शरीर में जो क्रोमोजोम पाया जाती है, बॉडी क्रोमोजोम, मनुष्य में, वो मनुष्य में बॉडी क्रोमोजोम कितना होता है? 46 होता है। लेकिन इसमें अब दो तरह का क्रोमोजोम पाया जाता है। इसी में एक को कहा जाता है बॉडी क्रोमोजोम और दूसरे को कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कितना प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। कौन कौन? बॉडी क्रोमोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। अब ये बॉडी क्रोमोजोम की संख्या होती है मात्र 44 को, और दो क्रोमोजोम किसका हो गया? सेक्स क्रोमोजोम। 44 दो कितना हो गया? 46। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए जब लक्षण का ट्रांसफर होगा तो इस 44 बट जाएगा 22 में। इस 44 किस में बट जाएगा? 22 में। इहो दो बट जाएगा। यदि मेल की बात करेंगे तो XY में, और फीमेल की बात करेंगे तो XX में। अब जब ट्रांसफर होगा तो ये 22 को जाएगा। इन्हें के डीएनए के माध्यम से 44 चल देते। बात बुझ रहा है? नहीं, जब उसका वाहन होगा इधर से 22 को जाएगा मेल का, और उधर से 22 को आएगा फीमेल का। एकरा दोनों में 21 को जाएगा कोई, चाहे X जाए और चाहे Y जाए। एकरो दोनों में कोई 21 को आएगा, चाहे EXI या EXI। तो इसी तरह से आगे क्या होती है? इस गुणसूत्र के माध्यम से चूंकि दोनों का लक्षण बराबर बराबर ट्रांसफर हो रहा है, 22 को एकरो, 22 को ओकरो, एकरो एगो XY में से कोई, ओकरो XX में से कोई है, तो बराबर बराबर लक्षण आगे जाता है। अतः बच्चों में माता पिता का समान लक्षण पाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चों में माता पिता का लक्षण क्यों जाता है। ना ऑप्शन रहता तब तो सब न बना देता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 नंबर में लिखा हुआ था कि क्रोमोजोम समान जाती है। दूसरा था क्रोमोजोम असमान जाती है। तीसरा था डीएनए समान जाता है। चौथा था आरएनए समान जाता है। अब देखो सब है क्रोमोजोमे से रिलेटेड, एको ओकरा से अलग है ऑप्शन। अब लड़का सोचेगा डीएनए का तो ट्रांसफर होता तभी लक्षण जाता है, आरएनए खैर नहीं होगा, इसमें तो सब कंफर्म हो गया होगा। अब ये तीनों ऑप्शन में लग रहा है कि अब एकराम की करे, डीएनए समान जाएगा कि क्रोमोजोम समान जाएगा, और कि क्रोमोजोम असमान जाएगा। असमान वाला कुछ लोग सोच भी सकता है, एकदम नहीं होगा। दो ऑप्शन कट गया। अब ये दोनों बोल कौन होगा? तो डीएनए समान जेते, क्रोमोजोम समान जेते। डीएनए समान की क्रोमोजोम समान? डीएनए समान जेते। बात बुझा? क्योंकि क्रोमोजोम तो एकदम बराबर हरदम रहेगा, लेकिन डीएनए माता का भी और डीएनए पिता का भी समान जाएगा, तब न पता चलेगा ओकरे वो बेटा है रे, नहीं दूसरों का न हो सकता है। बात बुझ रहा है? इसलिए डीएनए पर उसका लक्षण निर्धारित होगा, क्योंकि टेस्टवा में तो डीएनए न बताएगा कि ओरिजिनल एक बाप के है, नहीं तो कर्माई बताएगा, दूसर कोई बता पाएगा? बाप की पता है क्या करे। बात बुझ रहा है? चला कहेगा ये सब कायल बताए की जरूरी था आपको? चट्टा कहीं का। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चा का लक्षण किस पर निर्भर करता है। तब तखन की कहेगा मास्टर पढ़ेबे नहीं कर लको, अभी कम हंस रहा है, बोला मास्टर ललको एक क्लास। चट्टा कहीं का सब सीखना जरूरी है रे। अच्छा बेटा होगा कि बेटी, इहो नहीं पढ़ियो, केकरा पर डिपेंड करेगा? बाप पर डिपेंड करेगा। केकरा पर? बाप पर। प्रताड़ित समाज में क्या होता है? महिला तोरा बेटा नहीं भेलो। समाज में प्रताड़ित क्या हो रहा है? महिला तोरा बेटा नहीं भेलो। चला भींगल है। चलो तो इसमें मेन रूप से आपको क्या समझना था जानते? मेन इसमें यही चीज समझना था कि आपका जो ये क्रोमोजोम होता है ना, ये क्रोमोजोम दो चीज से मुख्य रूप से मिलकर बना होता है। एक डीएनए और दूसरा क्या होता है? आरएनए।
आरएनए का कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लक्षण को रिकॉर्ड करने का काम करता है। मेन वाहन किसी चीज का यदि गुण का होता है तो वो किसके माध्यम से होता है? डीएनए के माध्यम से होता है। डीएनए की संरचना आप देख ही रहे हैं, डीएनए का डिवाइडेशन भी आपने देख लिया कि दोनों इस ऐसे नहीं टूटता है, वो दोनों अलग होता है, इस तरह से विभाजन होता है जिस पर जीन रहता है। अब ये माता और पिता दोनों का लक्षण जो है वो अगला पीढ़ी में जाता है। अतः किसी भी बच्चे में संपूर्ण लक्षण जो है वो माता पिता का ही होना चाहिए, तभी वो कर है, नहीं तो नहीं है कर मतलब नहीं है। सीधा बात बुझ जाओ, एक विशेष हम कुछ नहीं तोरा कहना चाहेंगे, यह सब लिखल है तो की कहते। और बाद देखो आज कहां पाया जाता तो पहले बता दिए, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये सब पाया कहां जाएगा? केंद्रक में। क्या लिखल है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए से प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसमें न्यूक्लिक एसिड रहता है। न्यूक्लिक एसिड में भी दो तरह का डीएनए और आरएनए रहता है। डीएनए का पूरा नाम लिखल होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद इसमें क्या रहता है? कुछ फॉस्फेट भी पाया जाता है। यानी PO4 जो है वह भी आपस में उसमें जुड़ा हुआ रहता है, और थोड़ा सा इसमें राइबोसोम भी रहता है। इस फिगर में तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इस पर भी कुछ स्पोर्स राइबोसोम का पाया जाता है, क्योंकि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसमें भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी डीएनए में भी क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अतः इसमें भी राइबोसोम और प्रोटीन दोनों आपके इस क्रोमोसोम में भी और डीएनए में भी पाया जाता है। और प्रत्येक डीएनए एक दूसरे से एक विशेष आकर्षण से सटा हुआ रहता है, और जब तक इस पर फोर्स या चार्ज उत्पन्न होती है तब तक डीएनए का ट्रांसफर भी नहीं होता है। जब तक इस पर चार्ज उत्पन्न नहीं होगा तब तक उस लक्षण का ट्रांसफर उस पर नहीं हो सकता है। चलिए, क्या हुआ? क्या था इसमें? इसका खोज वेल डेयर ने किया था। इस भी एक 88 लिखल है, किताब में कौन लिखल है? 82 हुआ था। 82 वही सही है, ये गलत लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ। ये टाइपिंग मिस्टेक है कोनो क्या? हाँ, जो सही वही सही लिखा है, बुक में सही है। टाइपिंग कल पीपीटी बनाने में गड़बड़ा दिया होगा। क्या फास्फोरस नहीं जानता है क्या है? फॉस्फेटिन रे, केमिस्ट्री में पढ़ा फॉस्फेट, जगह परमाणु संख्या 15 होता है। वो फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना तो उसमें फास्फोरस 2 और फॉस्फेट का निर्माण करता है, तो ये PO4 है, फॉस्फेट। क्या हुआ? खोज उसका वेल डेयर ने किया था। क्या लिखा हुआ है? नहीं, गलत लिखा हुआ है। इसका खोज वेल डेयर ने ही किया था। क्या? नहीं, वाल्टर फ्लेमिंग को वेल डेयर कहा जाता होगा, ये बात हमको नहीं पता है, लेकिन इसका खोज वेल डेयर ने ही किया था। देखो तो बुक कहां लिखल है? अच्छा, वाल्टर फ्लेमिंग लिखा हुआ है। इस विषय भी इसका सही है, और वाल्टर फ्लेमिंग को ही कहा जाता है वेल डेयर ने, क्योंकि इसका खोज वेल डेयर ने ही किया था। नहीं, 88 सही नहीं है, 82 ही सही है। 1882 में ही इसका खोज हुआ था। क्या ओकरे देखियो मार दिया होगा, लेकिन 82 सही है। 82 सही होगा, 88 सही नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक है किसी का भी। कल जो हम बनवाए होंगे पीपीटी उसमें टाइपिंग मिस्टेक किया होगा ही। चलो, लुसेंट को काट देना, 82 याद कर लेना। ऐसे ही सब नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा। चलो, अब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का लक्षण क्या है? तो इसमें जो बताए माता पिता का लक्षण संतान में जाएगा, या कभी कभी क्या देखो संपत्ति का विवाद हो जाता है। संपत्ति का विवाद क्या होगा? जैसे आप तुम 2 भाई हैं, अब बाप ही कहने के लिए तैयार नहीं कि वो हमरे बेटा है। कैसे सौतेला वाला में ऐसा होता होगा कि जब सौतेला भाई बहन के कोई रहता है तो वो बाप गछने के लिए तैयार नहीं है कि संपत्ति आधा इसको देंगे, उसको कम देता है। तो फिर वो किस आधार पे लेता है? तो डीएनए टेस्ट के आधार पे ही वो ले पाता है कि हम इसी का पुत्र हैं और मुझे भी आधा संपत्ति मिलनी चाहिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो है इसकी बहुत सारी उपयोगिता है, जो कि आपको इसमें मेन रूप से पढ़ना है। क्योंकि डीएनए एक प्रकार का क्या आनुवांशिक पदार्थ है, सीधा समझिए। डीएनए किस प्रकार का पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है, जो अगले पीढ़ी में वास्तविक लक्षण को प्रदर्शित करता है। वो अगले पीढ़ी में क्या करता है? रियल लक्षण जो है उसमें आपके प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जैसे उसका फिंगरप्रिंट लेगा कि उसको सब पता चल जाएगा कि वो केकर है केकर नहीं है, संपत्ति देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यह डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। इसमें आपको से पूछने तक भी वो नहीं जाएगा,
सिर्फ आप टेस्ट करा के चल आइए, बाद बाकी आपका सब काम खत्म है, वहीं से वो सारा बंटवारा हो जाता है। अतः संपत्ति विवाद की कोई बात हो या फिर अनुवांशिक बीमारी का कोई बात हो कि इसमें जो बीमारी है जेनेटिक्स बीमारी, वो माता पिता में, इसमें कहां से आया, तो अनुवांशिक बीमारी का इलाज में सहूलियत उससे मिलता है, अनुवांशिक रोगों का पता लगाने में सहूलियत मिलता है। इसके बाद भूले भटका कोई माता पिता है, मान ली बहुत पहले बिछुड़ चुका है, लेकिन अब वो दावा हो रहा है कि वह उसी का बाप है या उसी का बेटा है, नहीं, उस विवाद में या भूले भटके संतान के खोज में यह सब में क्या किया जाता है, डीएनए का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे जेनेटिक मटेरियल ये है और इससे वास्तविक लक्षण का पता चलता है। डीएनए क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो इसका फुल फॉर्म होता है, ये मुख्य रूप से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और ये वास्तविक लक्षण को प्रदर्शित करने का काम करता है, जिससे भूले भटके माता पिता हो या संतान हो या संपत्ति का विवाद हो या फिर मान लिया जाए अनुवांशिक रोगों का इलाज हो या कोई किसी को मर्डर कर दिया। तो यदि कोई किसी को मर्डर भी कर देता है और उसका जैसे स्किन उसमें सट गया है, तो अब वो नहीं कह सकता कि हम मर्डर नहीं किए, वो डीएनए टेस्ट से यह पता जाता है कि हम टच हुआ था कि नहीं हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो उस तरह से मर्डर के केस में भी डीएनए टेस्ट की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। तो इसके ये सारे लक्षण जो है, ये रियल लक्षण किसके माध्यम से पता चलता है? तो ये डीएनए के माध्यम से ही पता चलता है। किसके माध्यम से पता चलता है? डीएनए के माध्यम से पता चलता है। अब इसमें तुम देखा होगा डीएनए में एक टर्न होता है, यहां पर देखेंगे इसका इस तरह का टर्न देखो हमेशा मिलेगा आपको, यहां भी टर्न है, यहां भी टर्न है, एकदम एक सीमा रेखा के बाद क्या है, ये एक दूसरे से क्या करती है, ये क्रॉस कर जाती है और इसका अपना एक व्यास भी होता होगा ये वाला। तो इन दोनों का लंबाई से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का व्यास कितना होता है या डीएनए के टर्न की लंबाई कितनी होती है। डीएनए के व्यास से संबंधित क्वेश्चन कि डीएनए का व्यास कितना होता है और एक टर्न की लंबाई कितना होता है। तो इसमें ध्यान देना है, एक टर्न की लंबाई जो है वो 20 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। और इसका व्यास कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। उल्टा हो गया। अच्छा, व्यास से 20 होता है। अच्छा, व्यास 20 एंगस्ट्रम और टर्न की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम होता है। यानी डीएनए के एक टर्न की लंबाई, यानी जहां वो मुड़ेगा, जहां वो टर्न करता है, मुड़ता है, तो एक टर्न की लंबाई बोलेगा तो 34 एंगस्ट्रम और उसका व्यास बोलेगा तो 20 एंगस्ट्रम। ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है कि डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। और एक जो टर्न लेता है तो एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। तो याद रखिएगा, इसमें लिखा भी होगा कि डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है और एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रम। एक टर्न की लंबाई कितनी? 34 एंगस्ट्रम। डीएनए का व्यास कितना होता है? कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। और ये डीएनए जो है इसका खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की जो ये सीरीनुमा संरचना आप देख रहे होंगे, इस तरह की संरचना डीएनए में पाई जाती है, इसका खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। और इस डीएनए में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाई जाती है। और ये डीएनए का काम क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के रियल लक्षण को साबित करना या रियल लक्षण को बताना। तो आज हम यहीं तक रोकते हैं, अगले क्लास में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। तो डीएनए के बाद हमको लगता है फिंगरप्रिंटेबल अब चर्चा होगा। नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंट बताएंगे, इसके बाद आरएनए बताएंगे। अलग यानी कल के क्लास में लगभग खत्म हो जाएगा। नहीं, हाँ, कल के क्लास में ये आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही दिन में पूरा बना लेना है। और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि अब चूंकि मैक्सिमम चीज आप पढ़ लिए हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते जाइए। हो सकता है 50% क्वेश्चन से 60% क्वेश्चन आपसे बनेगा, और कुछ नहीं इसलिए बनेगा चूंकि आपने पढ़ा नहीं है, और पूरा जब पढ़ लेंगे तो पूरा आपसे बन जाएगा। कुछ इसमें क्वेश्चन 2-4% ऐसा होगा जो अदर टॉपिक का होगा, इसमें आ गया होगा, तो वो आपसे नहीं बनेगा, तो उसको घेर कर छोड़ देना इसलिए है कि चूंकि वो दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, और वहां पर लिख देना अदर टॉपिक का क्वेश्चन है। आइए हमको बता दीजिएगा, देख फायदा क्या मिलेगा कि अगली बार जब बुक छपेगा तो उसको उसी चैप्टर में डलवा देंगे। बात बुझ रहा है? इसका 95% सवाल आपसे बनेगा, 5% सवाल जो थोड़ा सा टफ होगा वो नहीं बनेगा, या फिर दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन होगा वो नहीं बनेगा। तो इसलिए कल से आप क्या कीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव बना के लाइए, और जैसे ये खत्म हो जाएगा तो अगला दिन तक में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। डीएनए के अंदर जो थायमिन और साइटोसिन होता है इसका पेयर कल समझाएंगे। धन्यवाद।